हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी के एक चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस के बेस पर होगा। तो इसका जो ये टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर सेक्टर, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स हम समझेंगे एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड ऑक्यूपेशनल सेक्टर, फोर्थ फॉरेन ट्रेड, फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्स डेमोग्राफिक कंडीशन। देखिए, टॉपिक मेनली ये है कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1757 से एक स्टोरी स्टार्ट होती है, अंग्रेज वाली। सुनी होगी आप लोगों ने ना, बस उसी स्टोरी को सामने रखकर बात करनी है। देखिए, तो 1757 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट मीन्स अंग्रेज जब इंडिया आए, तो उससे हमारे इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, जो टॉपिक मैंने पीछे अभी मेंशन किए थे। तो इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा, तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, फॉरेन ट्रेड था, इंफ्रास्ट्रक्चर था और डेमोग्राफिक कंडीशन था, इस पर काफी इम्पैक्ट पड़ा, काफी असर पड़ा, बिल्कुल एकदम पद से पत्थर होती चली गई। कब की बात हो रही है? जब स्टार्टिंग हुई थी ब्रिटिश मींस अंग्रेज, जब 1757 को इंडिया में आए थे। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखा है इन 1757 ब्रिटिश मींस अंग्रेज केम टू इंडिया एंड फाइट विद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे, समझाते हैं आपको। देखिए, एक बैटल ऑफ प्लासी की एक लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी मीन्स वेस्ट बंगाल की एक जगह है, एक एरिया है जिसे बोलते हैं प्लासी। ठीक है ना, और जहाँ के राजा थे सिराजुद्दौला, जिसे हम नवाब कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, ये लिखा है यहाँ पर, के बीच में एक फाइट हुई। तो उस फाइट में हुआ क्या, फाइनली ब्रिटिश विन द फाइट। अंग्रेज क्या कर गए, वो फाइट को विन कर गए, जीत गए। अब अंग्रेज की वो जंग, वो वॉर जीतने के बाद हुआ क्या, स्टार्ट हुआ कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है, जिसमें किंग कंट्री और एक किंग कंट्री होती है और एक स्लेव कंट्री होती है। तो किंग कंट्री को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटिश कंट्री, एंड स्लेव कंट्री को हम क्या बोलेंगे, इंडिया। ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को गुलाम बनाया। कब बनाया, 1757 से स्टार्ट किया और 1947 आपको सब पता है कि क्या हुआ था, देश हमारा आजाद हो गया। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 190 ईयर्स का। कुछ लोग ज्यादा बताते हैं बट नहीं, आपके बुक और सिलेबस के अकॉर्डिंग 190 ईयर्स का गैप बिटवीन है। ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पर है। कोलोनियलिज्म ये क्या होती है, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, एक रिलेशन होता है किनके बिटवीन में, किनके बीच में, रूलिंग कंट्री एंड द स्लेव कंट्री। रूलिंग कंट्री मीन्स मैंने पहले आपको बताया ब्रिटिश, एंड स्लेव कंट्री विच मीन्स इंडिया। ठीक है ना, तो ब्रिटिश और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसे हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कोलोनियलिज्म। तो 1757 में जब ब्रिटिश इंडिया आए तो हुआ क्या, देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा, ये सब इंडिया के ही एक पार्ट थे। तो दो चीजें हैं, एक होती है इंटीग्रेशन, एक होती है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मीन्स क्या पैदा कर दिया हम लोगों ने, ब्रिटिश ने क्या कर दिया, एक तोड़ पैदा कर दी, जिससे क्या हो गया, बंटवारा हो गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा जो इंडिया का ही पार्ट था, वो सब क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गए, तो इंडिया अकेला पड़ गया। ठीक है ना, ये चीजें हैं, ये लिखा है यहाँ पर, अलग हो गए। अब हुआ क्या, 1757 में इंडस्ट्रियल एक रिवोल्यूशन। अब पहले सोचो आप एक बात कि अंग्रेज अगर इंडिया में 1757 को ही आए, कोई रीजन होगा ना। उससे पहले क्यों नहीं आए, उससे बाद में क्यों नहीं आए, सोचिए, पहले समझाते हैं आपको। 1757 में ने उनकी कंट्री यानी ब्रिटिश में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, एक मुहिम छुड़ी। इसमें हुआ क्या कि खूब सारी फैक्ट्री लगाओ,
बात समझ में आ रही है? जब खूब सारी फैक्ट्री को लगाने की बात होगी, वो उनके देश की बात हो रही है, इंडिया के देश की बात नहीं हो रही है। जब खूब सारी फैक्ट्री को प्लांट करने की बात होती है तो बात आती है रॉ मटेरियल की। अब रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल आएगा कहाँ से? तो फॉर एग्जाम्पल कॉटन इन इंडिया। अब हुआ क्या, तो अब उन्होंने किया क्या कि इंडिया को क्या बना लिया, बंधक बना लिया, गुलाम बना लिया, और उससे फॉर एग्जाम्पल कॉटन मीन्स रुई बनाना स्टार्ट किया। और जब बनाना स्टार्ट किया तो ब्रिटिश कंट्री ने क्या किया कि रॉ मटेरियल को इंडिया का क्या बना दिया, एक्सपोर्टर। और वहां जब प्लांट हुआ, फैक्ट्री लगी, तो आप सोचो हुआ क्या होगा। ये देखो नीचे आप, ये देखिए, ब्रिटिश कंट्री ने कॉटन फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल मानकर इंडिया से बनवाया, और बनवा कर कहाँ ले गए वो, रॉ मटेरियल को बनवाया, और इंडिया को क्या बना दिया, एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का। ठीक है ना? अब जो भी एम्प्लॉयमेंट होगा, जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी रोजगार मिलेगा, वो किसको मिलेगा भाई, उनके देश को मिलेगा ना। भाई फैक्ट्री उनके देश में लग रही है, सामान उनके देश में बन रहा है, बनाया उनके देश में जा रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम की जनरेशन सब कुछ वहां हो रही है। इंडिया को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। इंडिया को क्या बना दिया अंग्रेजों ने, एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का, कि हम जो भी सामान बनाएंगे और बनाकर कहाँ भेजेंगे, इंडिया। बनाने का जो वो था रॉ मटेरियल, वो इंडिया से इंपोर्ट करवाते थे, सॉरी एक्सपोर्ट करवाते थे। और जब सामान बन जाता था तो वो इंडिया को बोलते थे लो खरीदो। बात समझ में आई? ये चीजें, एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का। बात समझ में आई? ये चीजें अंग्रेज जब इंडिया आए तो उनका आने का रास्ता क्या था, देखिए लंदन, जो उनका मुल्क था, उनका देश था, लंदन से मुंबई आने का एक रास्ता था वाटरवे, पानी की हेल्प से आते थे, पानी के रास्ते की हेल्प से। 19,800 किलोमीटर का वो रास्ता था। अब उन्होंने दिमाग लगाकर, कई साल के बाद दिमाग लगाया, दिमाग लगाकर क्या बना दिया, सुएज कैनाल, जो कब बना, 1869 में। तो 1757 और 1869 का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, करीब 100 साल के आसपास का डिफरेंस है। अब हुआ क्या, एक शॉर्टकट लिया सुएज कनाल टू मुंबई, 11,600 किलोमीटर। पहले बात होती थी 19,800 किलोमीटर की, और अब बात हो रही है 11,600 किलोमीटर। बात समझ में आई? तो करीब 8,000 किलोमीटर का शॉर्टकट मिल गया, कि अब वो उतना टाइम बच गया, पैसा बच गया। ठीक है, कम टू द टॉपिक। बिफोर डिसइंटीग्रेशन, अब हुआ क्या, जब जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था तो हुआ, तो इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, क्योंकि इंडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट था भाई, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता था। बात समझ में आई? क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, पंजाब, सिंध सब एक था, बढ़िया खेती होती थी, सब कुछ ठीक है ना, लोग सामान लेते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, देखिए, फूड ग्रेन्स जो एक बहुत बड़ा पार्ट था, पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के हिस्से में क्या चला गया, देखिए, सिंध, पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हाँ, वो पाकिस्तान को चला गया, ग्रेन्स। अब दिक्कत पैदा हुई। देन इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम, अब इंडिया किस पर डिपेंडेंट हो गया, यूएस पर, कि भाई तुम हमें फूड ग्रेन्स दो, वरना तो भूखे मर जाएंगे। बात समझ में आई? ये चीजें, देखिए, डिसइंटीग्रेशन से पहले हुआ क्या था, 85% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। ठीक है ना, खेती वगैरह करते थे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। ठीक है, ये चीजें अपने ही मुल्क में जो कुछ है बस उसी से रोजगार चलना बढ़िया जबरदस्त चलता था। और हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, जो कई मुल्कों के राजाओं को उनके हैंडीक्राफ्ट पसंद आते थे, हाथ के बने हुए, किसके, इंडियन के। ठीक है, बिफोर द, अब बात करते हैं बिफोर द एडवेंट। एडवेंट मीन्स होती है एंट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज, जब ब्रिटिश की एंट्री इंडिया में नहीं हुई थी, उसके पहले इंडिया के हालात क्या थे, देखिए जबरदस्त हालात थे।
देखिए, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, जबरदस्त, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते थे कि तुम हमें दो तो हम खाएंगे। सेकंड, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मीन्स जीविका, जीवन को गुजारने का जो साधन था, मेन सोर्स था, वो क्या था? एग्रीकल्चर। फेमस, फेमस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जबरदस्त फेमस था, ठीक है ना, इन द फील्ड ऑफ कॉटन, सिल्क, मेटल, जबरदस्त बनाते थे वो लोग। एग्रीकल्चर सिस्टम 1947 के टाइम की बात हो रही है, जब देश आजाद हो गया तब। अभी बात की थी 1757 के पहले, अब बात होगी 1747 से। वही जब देश आजाद हुआ तो सब कुछ तो खत्म हो ही चुका था। देखिए, फर्स्ट स्टेट, स्टेट बोलते हैं स्टैगनेंट, मतलब स्लो। भाई अब कंडीशन बिल्कुल स्लो हो गई थी, ग्रोथ स्लो हो गई थी। अब स्लो अगर हो गई थी तो उसका रीजन क्या था, कॉज क्या था? दो चीज से बात करेंगे, स्टेट पर और कॉज पर, ठीक है। अब देखिए, देखिए स्टेट की बात करते हैं पहले। अगर रीजन स्लो था तो क्या स्लो, क्यों स्लो था? रियलाइजेशन ऑफ टैक्स, टैक्स की वसूली जबरदस्त करते थे कौन? ब्रिटिश वगैरह, जिसे हम लगान बोल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट एक होता है रोजगारी सिस्टम, दूसरा होता है माहलवारी सिस्टम। रोजगारी सिस्टम में इंडिविजुअल होता क्या था, इंडिविजुअल फार्मर से टैक्स वसूल किए जाते थे, ठीक है ना। माहलवारी सिस्टम में क्या होता था कि कई सारे फार्मर को ये बोला जाता था कि एक प्रधान हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं, ब्रिटिश वाले बोलते थे कि एक प्रधान हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं, उस प्रधान का तुम टैक्स पे कर देना, ठीक। लेकिन सबसे जबरदस्त जो सिस्टम था वो था जमींदारी सिस्टम, ठीक है ना, जो आज भी लोग जानते हैं। स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, मेन सोर्स ऑफ लिविंग, एग्रीकल्चर पे। सेकंड, लो प्रोडक्टिविटी, भाई प्रोडक्शन था ही नहीं, एकदम ना के बराबर। थर्ड, डिपेंडेंसी ऑन मानसून, बारिश होगी तो खेती होगी, वरना कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, क्योंकि आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, जो कुछ था सब तो छीन। कॉजेज एज, कॉजेज और लॉ प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, वो कौन से कॉज थे, क्या रीजन था कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो बिल्कुल कम थी या फिर ना के बराबर थी? देखिए, फर्स्ट, जमींदारी सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉइटेड इन मेनी वेज। ब्रिटिश सिस्टम ने क्या कर दिया, बिल्कुल एक्सप्लॉइट करके खत्म करके रख दिया, ठीक है ना। वो क्या रीजन थे, देखिए। फर्स्ट देखिए, दे चार्ज हाई रेंट विदाउट नोइंग द मॉनेटरी कंडीशन ऑफ द फार्मर। वो हाई रेंट चार्ज करते थे, मतलब हाई लगान चार्ज करते थे। वो इन सब चीज को जानना ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है, तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितना बचा रहे हो, कोई चीज से मतलब नहीं है। सेकंड, दे ग्रैब, ग्रैब मीन्स होता है हथियाना। दे ग्रैब ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड फ्रॉम द फार्मर एज पनिशमेंट फॉर डिले इन रेंट पेमेंट। अगर लगान में, रेंट में जरा भी डिले हो जाए, देरी हो जाए, तो उनकी जमीन को हथियार लेते थे। मतलब अब मालिक हम होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। थर्ड, दे डिड जीरो एफर्ट टुवर्ड्स मेकिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। भाई लैंड को इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट नए नए टेक्निक्स बताती है फार्मर को, क्योंकि ट्रैक्टर लगवा दिया, बढ़िया फर्टिलाइजर्स दे दिया, मीन्स केमिकल, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, 0% एफर्ट वो दिखाते थे बिल्कुल, ठीक है ना, कि हमसे कोई मतलब नहीं है, बस हमें पैसे से मतलब है। अब सेकंड, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स की कमी थी। लैक, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एकदम लो लेवल थी, कुछ थी ही नहीं, लो लेवल के। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई, एंड नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर वो फर्टिलाइजर्स यूज कर। फर्टिलाइजर्स मींस केमिकल, जिससे प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो जाता है। एडेड टू रेन कंडीशंस ऑफ फार्मर, ये चीजें हैं। तो बस वो हमेशा बारिश पर ही डिपेंडेंट होते थे। थर्ड, कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर इन, इट refers to the production of cash crops instead of food crops। अब कैश क्रॉप और फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, समझाते हैं आपको। इंडियन फार्मर वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, कॉटन, जूट, etc इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। ब्रिटिश फार्मर से ये बोलते थे, इंडियन फार्मर से, कि तुम्हें राइस एंड व्हीट के बजाय तुम्हें इंडिगो, कॉटन और जूट को
पैदा करना है, खेती करनी है। बात समझ में आई ये चीजें। इंडिगो क्या होता है, वो नील टाइप का होता है ना, वो अंग्रेज ज्यादातर वो व्हाइट कपड़े ही पहनते थे, तो वो नील से थोड़ा सा वो एक अलग दिखता है। जैसे होता है ना उजाला आता है चार बूंदों वाला, बस उसी की बात कर रहे हैं, वैसे ही कुछ ये चीजें हैं। ठीक है, बात कॉटन जूट तो आप जानते हैं, सब कपड़े का वो होता है, सब बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो इससे जब पैदावार होती थी तो इनकम जबरदस्त होती थी। ठीक है, दिस कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर नॉट ओनली इंक्रीज द बर्डन ऑफ हाई रेवेन्यू ऑन द पुअर फार्मर बट ऑल्सो लेड इंडिया टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। भाई जब फूड ग्रेन्स बनाए ही नहीं जाएंगे, राइस एंड व्हीट की को प्रोडक्शन की किया ही नहीं जाएगा, तो प्रोडक्शन तो बिल्कुल ना के बराबर हो ही जाएगा। ठीक है ना, बाकी जो बर्डन होगा रेवेन्यू का, सेल का, वो अलग बात है। देयरफॉर इंडियन फार्मर्स रिमेन बैकवर्ड, तो एकदम मतलब पिछड़े होते चले जाते थे। ये चीजें, तो ये जो टॉपिक था हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बेस्ड पर टॉपिक था, चैप्टर के बेस्ड पर एग्रीकल्चर। तो मैंने कंप्लीट एग्जाम्पल एक इस स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें क्लियर कर दी। ठीक है ना, ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा आज इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है ना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस फर्दर। थैंक यू।